Hi everyone, welcome to the UGC classes by Exampur and welcome to the new class. So अगर आप इस क्लास के अंदर आए हैं तो दैट मीन्स आपका पेपर 2 के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक यूनिट है, या तो आप कोड 55 से हैं जो कि स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और लेबर वाला पेपर 2 है, या फिर अगर आप कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो मीन्स योर पेपर 2 इज कॉमर्स, देन आप लोग का कोड 08, तो आप लोगों के लिए भी आज के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ये जो पॉइंट है ये हर क्लास के अंदर मैं इसलिए बताती हूँ सो दैट बच्चों को पता रहे कि ये जो एचआरएम की क्लास है ना, ये सिर्फ एचआरएम लेबर लॉज वालों के लिए नहीं बट कॉमर्स वालों के लिए भी, मैनेजमेंट वालों के लिए भी बेनिफिशियल है। एंड ऑल्सो द अदर थिंग इज दैट कि अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो MTHR का आप लोगों का एग्जाम होता है, अगर आप उन सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी आप लोगों के लिए ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप लोगों को पता है कि UGC नेट का जो आप लोग का एग्जाम है वो हो चुका है, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए ये एमसीक्यूज आपकी हेल्प करेंगे GRF को गेट करने में। सो चलिए फिर हमारे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। जैसे ही पहला क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर जी पे हमारी स्क्रीन पर आएगा, प्लीज आप लोग को पूरी कोशिश करनी है। हर क्वेश्चन के साथ आप लोगों को मैं कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगी, ठीक है, और आप लोगों को अपने मन में उस क्वेश्चन के आंसर को सोच लेना या चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और फिर क्लास के लास्ट में मुझे जरूर बताना कि आउट ऑफ 10 या जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी हम लोग कर पाते, क्योंकि मैं क्वेश्चन ज्यादा ही लेकर आती हूँ, फिर जितने हो जाते हैं क्लास के अंदर उतना सही है, ऐसे लिमिटेड कुछ नहीं है। 10 होंगे, 12 होंगे, जितने भी होंगे, 15 होंगे, तो आप लोग को आउट ऑफ बताना है, आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 12 या आउट ऑफ 15 आपके कितने सही है। तो ये प्रोसेस हमारी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्लासेस के अंदर चलती रहेगी। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन को स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर करेगा। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, दिस इज द रिकॉर्डेड क्लास, और बेशक से ये रिकॉर्डेड क्लास होगी लेकिन आप लोगों के साथ में लाइव चैट में इंटरेक्ट कर रही होंगी, पूछ रही होंगी अच्छा बताओ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, इनमें से कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं। तो देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये किसने दिया है, ये दिया है FW टेलर ने। तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल भी दिए थे, आपको ये बताना है कि इन पांचों में से ये जो 5 मैंने यहाँ पर कंसेप्ट या जो भी प्रिंसिपल के नाम लिखे हुए, इनमें से कौन कौन से प्रिंसिपल FW टेलर ने दिए हैं। फिर आपको जो भी लगता है कि अच्छा इन पांचों में से ये प्रिंसिपल FW टेलर ने दिया है, तो आपको कोड्स में फिर बताना होगा। ओके, चलिए इन पांचों प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, डेवलपमेंट ऑफ अ साइंस ऑफ वर्क, मतलब काम को एक साइंटिफिक तरीके से करना, एक बहुत अच्छे सिस्टमैटिक मैनर में करना, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल, डिफरेंट पीस रेट सिस्टम। देखो ये ऐसा नहीं है कि ये FW टेलर ने नहीं दिया, ये जो कंसेप्ट है ना ये भी FW टेलर ने दिया है, लेकिन क्या ये FW टेलर के प्रिंसिपल्स में आता है या अपने आप में ही कोई अलग कंसेप्ट है, वो आपको चूज करना पड़ेगा। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है भाई, जो पर्सन ज्यादा पीस निकालेगा उसको हायर वेजेस मिलेगी, जो पर्सन कम आउटपुट निकालेगा उसको कम वेजेस मिलेंगी। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम यही होता है, ठीक है। तीसरा, मैं ये नहीं कह रही कि FW टेलर ने नहीं दिया है, लेकिन क्या ये प्रिंसिपल में आता है वो आपको चूज करना है। तीसरा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। आप अपनी कंपनी के अंदर जो भी टूल्स, मतलब जिन भी चीजों का यूज करके आपके एम्प्लॉय काम करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट टूल्स वगैरह, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं वो बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं घर को, एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो जो भी टूल्स और इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ,
साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन, जब आप अपने एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करोगे ना तो कुछ साइंटिफिक मेथड होना चाहिए उनको सिलेक्ट कर दिया। ये नहीं कोई भी एम्प्लॉय आया, वर्कर आया, आपने रख दिया। भाई उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, उनके एक्सपीरियंस देखो, उनका लैंग्वेज देखो, उनका काम करने का तरीका देखो, उनका परफॉर्मेंस देखो। तो साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन। फिफ्थ है हमारा कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर। भाई जो आपके वर्कर्स है, लोअर लेवल पे काम करने वाले जो ह्यूमन रिसोर्स है, और जो आपका मैनेजमेंट है जो हायर लेवल पे काम करने वाला ह्यूमन रिसोर्स है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए कि दोनों पार्टी मिलकर अच्छे से क्या करे, काम करे। तो इन पांचों प्रिंसिपल में से अब मुझे फटाफट से बता दो कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो किसने दिए हैं? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं। बताइए। तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने पांचों पढ़ा दिया, आप लोगों ने सोच भी लिया होगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। उसके बाद फोर्थ जो आप लोगों का प्रिंसिपल है, ठीक है, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। और फिफ्थ जो आप लोगों का प्रिंसिपल है, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 4 एंड 5। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को दिया, लेकिन ये अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है, ये प्रिंसिपल में नहीं आता। उन्होंने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये एक वेज डिटर्मिनेशन का मेथड है, ये प्रिंसिपल में नहीं आता, ठीक है। कहीं आप लोग ये सोचो अच्छा ये भी तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। अरे दिया तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने था, लेकिन ये प्रिंसिपल में नहीं आता, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 4 एंड 5 प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर इन हिज कंसेप्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? फोकस ऑन सोशल एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू द, जब आप एज अ मैनेजर या एज अ बॉस आप ध्यान देते हो, आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, आपकी कंपनी के अंदर काम करने वाला जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितना सोशली एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनके कितने अच्छे आपस में रिलेशन है। तो जब आप फोकस करते हो सोशल एनवायरनमेंट पे, तो ये किससे संबंधित है, ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए ह्यूमन रिलेशन से, ऑप्शन बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से, ऑप्शन सी यूनिटी ऑफ कमांड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो देखो पहले आंसर की तरफ चलने से पहले ना, डी तो आंसर नहीं है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड, ये दो प्रिंसिपल हैं। ये किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है। तो मैं यहाँ पर ये भी पूछ सकती थी भाई इनमें से कौन से प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिए, तो कहीं ना कहीं डी में रख देती मैं, बोथ बी एंड सी। तो क्वेश्चन मतलब आपको कंसेप्ट की समझ होगी ना, आप एक ही क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो ना हमारा आंसर बी है ना सी है, ठीक है, ये दोनों प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिए। हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ह्यूमन रिलेशन। जब आप अपने एम्प्लॉय की सोशल नीड्स को समझते हो कि भाई एक एम्प्लॉय का एक कंपनी के अंदर फिट होना, अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने जूनियर सीनियर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना भी क्या है, जरूरी है। तो ये कहलाता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। और ये किसने दी थी? एल्टन मायो ने दी थी। हमने हाथों एक्सपेरिमेंट भी टॉपिक किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ओके, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। इनमें से कौन कौन सा एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड का मतलब होता है रिलेटेड है, किससे? साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट से। मतलब यहां पर फिर से हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार मैंने आप लोगों से ये नहीं पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ
साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैंने सीधा ये पूछा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट से रिलेटेड यहां पर इन चारों में से कौन कौन सा कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा क्या है, सेंट्रलाइजेशन, तीसरा क्या है, टाइम एंड मोशन स्टडी, एंड फोर्थ क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। अभी अभी मैंने आप लोगों को पीछे क्वेश्चन करवाया था, इससे पिछला ही, मैंने उसमें क्या बताया था कि यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आर द प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल। तो इसका मतलब यूनिटी ऑफ कमांड तो नहीं हो सकता भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि ये तो हेनरी फेयोल ने दिया है यूनिटी ऑफ कमांड। तो अब जहां जहां पर फोर्थ है, जहां जहां पर फोर्थ है वो हमारा कट हो जाएगा, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब हमें ए और बी में, ए और सी में से आंसर चूज करना है। देखिए सेंट्रलाइजेशन जो प्रिंसिपल है ना, ये भी एफ.डब्ल्यू. टेलर मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये भी किसने दिया है, ये भी हेनरी फेयोल ने दिया है। तो आपको पता चल गया कि 2 और 4 ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 और 3। ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, टाइम एंड मोशन स्टडी एंड फंक्शनल फोरमैनशिप, अब इन दोनों को समझ लो। टाइम एंड मोशन स्टडी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी के अंदर ना एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये कहा था, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जॉब एनालिसिस। क्या दिया था, जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस के अंदर उन्होंने ये कहा था किसी भी जॉब को करने का जो बेस्ट मेथड होता है, किसी भी जॉब को करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो कौन सा होता है, जिसमें कम टाइम लगे, ठीक है, और कम स्टेप्स हो। मतलब एक ऐसे मेथड, एक ऐसी प्रोसेस को चूज करना जिसमें कम स्टेप है। जैसे हम लोग नहीं पढ़ते सिलेक्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं सिलेक्शन के, लेकिन आप एक ऐसा मेथड चूज करो जिसमें कम स्टेप है, मतलब 4 स्टेप में ही आप एक अच्छे एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लो, और कहाँ कंपनी 10-10 स्टेप वाली सिलेक्शन प्रोसीजर को अपना रही है। तो जॉब एनालिसिस के अंदर टाइम एंड मोशन स्टडी दी थी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। उन्होंने कहा था किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड वो होता है जिसमें कम टाइम लगे और कम उसमें स्टेप्स हो। तो ये मेथड, ये स्टडी किसने दी, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। उसके बाद फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या आता है, हेनरी फेयोल ने क्या कहा था कि एक टाइम पर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, वरना बेचारा एम्प्लॉय तो पागल हो जाएगा अगर एक से ज्यादा बॉस होंगे, किसके ऑर्डर को माने, किसके ऑर्डर को मना करे। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये कहा कि एक टाइम पर ना 2 बॉस होंगे एक एम्प्लॉय के ऊपर, एक तो होगा प्लानिंग इंचार्ज, एक तो होगा प्लानिंग इंचार्ज, और एक होगा प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज, और इन दोनों के अंदर भी 4-4 एम्प्लॉय और आएंगे। तो ये कंसेप्ट अगर आप समझना चाहते हो तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के मैंने प्रिंसिपल करवाए थे, वहां पर ये पूरा पढ़ा दिया, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब एक ही क्वेश्चन में टाइम चला जाएगा सारा। तो आप HRM लेबर लॉस करके हमारी प्लेलिस्ट है, वहां पर एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स वाला क्लास देख लेना, तो वहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आंसर होगा 1 और 3। आंसर क्या होगा, 1 और 3। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द ओड वन आउट। देखो ओड वन आउट का मतलब पता है क्या होता है, जब मान लो आपको 5 चीजें दी गई है, तो उन 5 चीजों में से एक ऐसी चीज मिलेगी जो बाकी के चारों से अलग होगी। ठीक है, अब जैसे मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को, इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसी थ्योरी है जो बाकी के 3 से अलग, और बाकी की 3 वाली बिल्कुल सेम है, तो ये होता है ओड वन आउट का मतलब। ऑप्शन ए ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ऑप्शन बी
इनफॉर्मल फंक्शनिंग, ऑप्शन सी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एंड ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल थ्योरी। अब आंसर पता है यहां पर क्या है? आंसर है यहां पर आप लोग का स्ट्रक्चरल थ्योरी। क्यों? देखो, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी कहती है भाई ह्यूमन पे फोकस करो, इंसानों पे फोकस करो, अपने ह्यूमन को, अपने एम्प्लॉय को इंसानों की तरह ट्रीट करो, मशीन की तरह ट्रीट मत करो, उनको टाइम पे सैलरी दो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी जॉब की रिस्पेक्ट करो। और इनफॉर्मल फंक्शनिंग भी यही कहती है भाई एक एम्प्लॉय को पूरा पूरा अधिकार है अपने कंपनी के हायर से हायर अथॉरिटी से कम्युनिकेट करने का, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का, लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता, इनफॉर्मल भी होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन भी बोलते हैं, जिसको आई थिंक मैंने क्वेश्चन भी रखा है। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी यही कहती है, मतलब भैया आपका ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन ही है, वो कोई मशीन नहीं है, उसको एक टूल की तरह यूज मत करो, ठीक है, उसको टॉर्चर मत करो। तो ह्यूमनिस्टिक, इनफॉर्मल और ह्यूमन रिलेशन, ये तीनों एक सेम पॉइंट की तरफ या एक सेम थॉट की तरफ जा रही हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल थ्योरी क्या कहती है? एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करो, सिस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशन, एम्प्लॉय जिए या मरे हमें काम चाहिए। तो स्ट्रक्चरल थ्योरी इसीलिए ओड वन आउट है यहाँ पर, क्योंकि बाकी की तीनों थ्योरी से ये अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन एंड लेट्स सी आप में से कौन चैट बॉक्स के अंदर राइट आंसर देगा। तब तक आप लोगों को मैं थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड करती हूँ और मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा पानी। ठीक है, फटाफट से बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर राइट आंसर। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शंस को, और मुझे चैट बॉक्स के अंदर आंसर बताओ। So देखो, क्वेश्चन इज द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टडी की एफडब्ल्यू टेलर ने, उसका मेन उद्देश्य क्या था? उसका मेन उद्देश्य क्या था? आपको चार ऑब्जेक्टिव यहां पर लिखे गए हैं, आपको चारों में से बताना है कि मेन ऑब्जेक्टिव एफडब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या था। ठीक है, चारों को पढ़ लेते हैं फिर चूज करना। नंबर 1, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग कंडीशन। देखो, स्टैंडर्ड ये नहीं बोलते हर एक चीज का स्टैंडर्ड होना चाहिए, भाई कम से कम इतनी तो क्वालिटेटिव होनी चाहिए कि भाई वो अच्छे से जी सके, अच्छे से वहां पे काम कर सके। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग कंडीशन का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को ऐसी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करो जिसमें वो काम कर सके अच्छे से। ये नहीं लाइट अच्छे से नहीं आ रही, उसको काम करने में दिक्कत हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, उसको टाइम पे टूल्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्वालिटेटिव वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए किसको? एम्प्लॉय को। ठीक है, सेकंड है यहां पर प्लानिंग ऑफ लार्ज डेली टास्क। भाई हमें एम्प्लॉय के जो डेली टास्क होते हैं ना, उसके बारे में पहले ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि कौन सा एम्प्लॉय किस दिन कौन सा काम करेगा। तीसरा पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड। भाई जो भी आप मेथड्स वगैरह यूज करते हो प्रोडक्शन करने में या यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में, तो वो भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब भाई रोजगार को बढ़ाओ कंपनी के अंदर। मान लो आज आप 1000 लोगों को काम दे रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए 1-2 साल में कम से कम आप 1500-2000 लोगों को काम दे रहे हो। तो देखो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमने कहीं पढ़ा ही नहीं कि रोजगार के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में एफडब्ल्यू टेलर ने बात की है। लेकिन 1, 2 एंड 3 तीनों ही क्या है? 1, 2 एंड 3 तीनों ही ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अब 1, 2 एंड 3 किसमें है? बी ऑप्शन के अंदर है एंड बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 1, 2 एंड 3, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार को बढ़ाना, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या नहीं है? ऑब्जेक्टिव
नहीं है। ठीक है, चलिए फिर 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, ध्यान से सोल्व करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुश्किल नहीं है लेकिन आप लोग एक छोटी सी गलती कर सकते हो। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, अगर थोड़ी सी आप लोग अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो तो। इफेक्टिव सुपरविजन, देखो सबसे पहले तो सुपरविजन का मतलब क्या होता है भाई, आपके जो एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको दिन में 1-2 बार जाके उसको डायरेक्शन देना, मतलब उसको सुपरवाइज करना, वो काम अच्छे से कर रहा है, उसको किसी तरीके की हेल्प की तो जरूरत नहीं है, किसी काम में उसको दिक्कत तो नहीं आ रही है। सुपरवाइज करना मतलब उसके काम को देखना कि क्या वो अच्छे से कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसको हेल्प प्रोवाइड करना। तो इफेक्टिव सुपरविजन जो होता है ना, वो कौन से मैनेजरियल फंक्शन की एक्टिविटी है, ये समझ लो आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 4 मैनेजरियल फंक्शन लिखे हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आपको ये बताना इन चारों में से वो कौन सा मैनेजरियल फंक्शन है जिसके अंदर इफेक्टिव सुपरविजन आता है। ठीक है, तो देखो जब भी हम सुपरविजन की बात करते हैं ना, तो डायरेक्शन फंक्शन के अंदर होता है। किसके अंदर? क्योंकि डायरेक्शन फंक्शन के अंदर ही आप देखो, आपने पहले प्लानिंग की भाई आपको क्या अचीव करना है, फिर आपने उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज या कैसे एम्प्लॉय चाहिए, आपने उनको ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने स्टाफिंग कर दी। ठीक है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, जो भी रिसोर्सेज या जो भी टूल्स वगैरह आपको चाहिए। स्टाफिंग में फिर आपको कैसा एम्प्लॉय चाहिए, आपने वो लगा लिया। फिर आपने जो एम्प्लॉयज लगाए हैं ना, हायर किए, उनको आप डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे, उनको आप सुपरविजन दोगे भाई कैसे काम करना है, उनको किसी हेल्प की जरूरत है। तो इसीलिए सुपरविजन इज द एक्टिविटी ऑफ डायरेक्शन मैनेजरियल फंक्शन। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये एक प्रोसेस, आपको ये भी पता होना चाहिए प्लानिंग में क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या, स्टाफिंग में क्या, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में क्या। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई थिंक अब तक का सबसे अच्छा, ये नहीं कि बाकी के क्वेश्चन अच्छे नहीं थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना चारों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है और देखते हैं कौन स्टूडेंट पहले आंसर करेगा। ठीक है, जो भी आप लोग आंसर दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब आपको नोट का आंसर ढूंढना है। कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो कि गलत बताती है किसके बारे में? क्लासिकल थ्योरी के बारे में। अब आप लोग को याद है 2 तरह की थ्योरी, क्लासिकल और नियो क्लासिकल। क्लासिकल के अंदर सिंपली ये था कि एम्प्लॉय को मशीन समझा जाता है, और नियो क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्या है, ह्यूमन को भी इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, उसकी नीड्स को समझा जाता है, उसको टाइम पे सैलरी दी जाती है, उसको अच्छी वर्किंग कंडीशन दी जाती है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल थ्योरी। तो आपको ये बताना है कि क्लासिकल थ्योरी के संबंध में या रिलेशन में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। चारों में से एक तो है जो गलत है क्लासिकल के बारे में। देखिए, चलिए देखते हैं अब। ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, मतलब वहां पर ना पूरा ऐसे फॉर्मल तरीके से काम किया जाता है, इनफॉर्मली बातचीत नहीं होती। ठीक है, एम्प्लॉय को कोई हक नहीं होता अपने हायर मैनेजमेंट से बात करने का। ऑफ प्लान एमेनेबल टू क्रिएशन इन अकॉर्डिंग्स विद क्लियरली अंडरस्टूड प्रिंसिपल, मतलब हर एक एम्प्लॉय को ना पता होना चाहिए भाई ऐसे काम है, इसी तरीके से करना है, टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ तो पनिशमेंट मिलेगी, सैलरी कट हो जाएगी। तो क्लियरली अंडरस्टूड प्रिंसिपल होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही लोगों को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो ये तो क्लासिकल थ्योरी के बारे में बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी किस पे काम करती है, फॉर्मल स्ट्रक्चर पे, और नियो क्लासिकल इनफॉर्मल पे। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो है सही स्टेटमेंट, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ढूंढनी है। ऑप्शन बी, देयर इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स इन अकॉर्डेंस विद विच ऑर्गेनाइजेशन प्लान कैन बी स्पेल्ड out to fill
इनटू रिक्वायरमेंट ऑफ दोज चूजन पर्पस और एक्टिविटी। यहाँ पर ये कहा गया कि जो कंपनी क्लासिकल थ्योरी को अपनाती है ना, वो एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। मतलब कुछ प्रिंसिपल, कुछ कंपनी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं और उन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने प्लान्स को रन करती है, ठीक है। और जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी जरूरतें होती हैं, उन पर्पस को फुलफिल अचीव करने में और उन एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करने में उनको भी उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करती है, प्लान करती है। तो फिर से यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन की बात हो रही है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल, फॉर्मल स्ट्रक्चर की, तो ये भी क्लासिकल थ्योरी के बारे में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ढूंढनी है ना। थर्ड पॉइंट, सी ऑप्शन, द रिक्विजिट पर्सोनल मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्री कंसीव्ड प्लान। पर्सोनल का मतलब होता है आपकी कंपनी के अंदर जो 1000-2000 एम्प्लॉय काम करते हैं ना, उन सबके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है पर्सोनल। आपके पर्सनल के लिए ये जरूरी है, मस्ट है, करना पड़ेगा, जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है ना, उनको अचीव करना। मतलब किसी भी तरीके की ढील यहाँ पर नहीं चलेगी। देखो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। इतना तो आपको पता चल गया ना, क्योंकि ऑप्शन डी जो है ना, ये नियो क्लासिकल थ्योरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? नियो क्लासिकल थ्योरी का। क्योंकि नियो क्लासिकल थ्योरी वो होती है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स पे, देखो यहाँ पे ना हर जगह रूल्स रेगुलेशन, फॉर्मल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल जरूर अचीव होने चाहिए। हर जगह बहुत ही ज्यादा स्टिफ चीजों की बात की जा रही है, स्ट्रिक्ट चीजों की बात की जा रही है। लेकिन डी ऑप्शन में क्या कहा गया, भाई ये जो हमारे ह्यूमन है ना, जो हमारे लिए काम करता है, बेशक से आप उसको सैलरी देते हो, लेकिन वो अपने फुल एफर्ट भी तो लगाता है ना, अपने पोटेंशियल से ज्यादा काम भी तो करता है ना, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी में तो ये इन चीजों का ध्यान नहीं था, इन चीजों का क्या ध्यान नहीं था। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? नियो क्लासिकल थ्योरी से। तो आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि कोई भी स्टेटमेंट किसी कंसेप्ट के बारे में सही नहीं है, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए, अच्छा ये स्टेटमेंट अगर इस कंसेप्ट की नहीं है तो आखिर ये कौन से कंसेप्ट के अंदर चीजें मैंने पढ़ी है। जैसे मैंने बताया कि ये नियो क्लासिकल थ्योरी का पार्ट है। ओके, चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन, ग्रेप वाइन इज अ टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू। ग्रेप वाइन एक कंसेप्ट होता है, एक टर्म होती है जिसको यूज किया जाता है किसके रिलेशन में? ऑप्शन ए फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या फिर ऑप्शन डी द टर्म इज नॉट यूज्ड इन रिलेशन टू कम्युनिकेशन। ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें क्या कहा गया है कि ग्रेप वाइन जो टर्म है ना, ये कम्युनिकेशन से इसका कोई संबंध ही नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही नहीं है। ये तो गलत है, क्योंकि है तो ये कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड, क्या? ग्रेप वाइन। लेकिन आपको ये बताना है कि ग्रेप वाइन से रिलेटेड यहाँ पर क्या है, वेदर फॉर्मल इनफॉर्मल या दोनों। दोनों भी नहीं है, या तो फॉर्मल ही होगा या तो इनफॉर्मल ही होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो इनफॉर्मल और फॉर्मल में ना आज आप लोग समझ लो, वैसे तो मैंने पहले भी बहुत बार बताया। मान लो मैं कंपनी की मैनेजर हूँ या मालिक हूँ, और मेरी कंपनी में जो बिल्कुल लोअर लेवल पे काम करने वाले जो वर्कर हैं, अगर हम दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते, भाई रूल्स रेगुलेशन है, अगर किसी वर्कर को मुझसे बात करनी है तो मेरे असिस्टेंट तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी, फिर उस पर मेरा जो भी डिसीजन होगा वो फिर मैं अपने असिस्टेंट को दूंगी, वो फिर वर्कर के पास जाएगा। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मली जहां पर हम काम करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, हो सकता है एक मैनेजर अपने वर्कर के साथ, अपने छोटे एम्प्लॉय के साथ एक कैंटीन में बैठ के चाय पी रहा है और उसके साथ कंपनी की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन। इवन मैंने ना कुछ वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे,
जिसमें क्या होता है, बहुत सारे देशों के तो प्रेसिडेंट और पीएम ऐसे होते हैं जो रेस्टोरेंट्स में, कई बार पब्लिक प्लेसेस पे ना ऐसे ही अपने जाते तो सिक्योरिटी गार्ड के साथ है, जाके मतलब पब्लिक से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं भी अच्छा सिटी के अंदर सब सही चल रहा है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है किसी मतलब आपके जो भी मतलब उस सिटी के अंदर जो भी भाई पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो सिटी को हैंडल करती है एक तरीके से, तो वो क्या होता है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऐसा ही कंपनी के अंदर भी होता है, कई बार मैनेजर या बॉस जो होती है ना, वो फैक्ट्रीज में, डिपार्टमेंट में जाकर पूछते हैं, एम्प्लॉय से बात करते हैं भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपका मैनेजर आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, आपके साथ किसी तरीके की पार्शियलिटी हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मीन्स ग्रेप वाइन। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हम लोग पूरे करेंगे और फिर आप लोग मुझे बताएंगे कि 10 में से आप लोगों के कितने सही है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही फाइनलाइज किया था। मैनेजमेंट हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब भाई कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना या फिर और जो रिसोर्सेज होते हैं नॉन लिविंग जैसे पैसा और रॉ मटेरियल, आज के टाइम पे मैनेज करना चीजों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्यों मुश्किल हो गया है? ऑप्शन ए, देयर इज लेस टाइम टू रिएक्ट टू कॉम्पिटिटिव एक्शन। कई बार ऐसा होता है, ऐसे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ना नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स आपका छोड़ के जाता रहता है, नया ह्यूमन रिसोर्स आता रहता है, तो एक कंपनी के पास ना बहुत कम टाइम होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उनको रिएक्ट करने का मतलब होता है उसको इम्प्लीमेंट करने में काफी ज्यादा क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है, लेकिन इतना टाइम कंपनी के पास कई बार नहीं होता। तो ये भी रीजन है क्यों मैनेजमेंट मुश्किल हो गया है, मतलब चीजों को मैनेज करना क्यों मुश्किल हो गया है। ऑप्शन बी, द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन मैनी ऑफ द फर्म, जो भी टूल्स यंत्र वगैरह जो यूज किए जाते हैं एम्प्लॉइज के द्वारा बहुत सारी कंपनीज के अंदर, उन टूल्स को यूज करना क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स, मुश्किल हो गया। जैसे आपने देखा होगा जब कंप्यूटर आए ना शुरू में, तो बहुत सारी कंपनीज के अंदर ना बेचारे एम्प्लॉइज को बहुत दिक्कत आई कंप्यूटर चलाने में, उसको ऑपरेट करने में, क्योंकि समझ ही नहीं आता था। कुछ लोगों को तो ऑन करने तक में प्रॉब्लम आती थी भी कैसे ऑन होगा, बट धीरे धीरे अब लोग क्या हो गए, कंप्यूटर में एक तरीके से प्रोफिशिएंट मतलब कुशल हो गए। तो यहाँ पर यही कहा गया कि बिजनेस वर्ल्ड के अंदर नए नए इक्विपमेंट, नई, जैसे मुझे ही लगा लो भाई, एक टाइम ऐसा था मैं फोन से टीच करना शुरू किया ऑनलाइन, ठीक है 2017 में, उसके बाद मैंने OBS से पढ़ाना सीखा और 1-2 कंपनी में काम किया, अब क्या, अब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ। तो हर किसी को पहले दिन, चाहे वो किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी इक्विपमेंट, मेरे लिए इक्विपमेंट या डिजिटल बोर्ड था, इसको समझना, तो ये कहा गया कि हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और फिर मैनेज करना। मान लो अब हमारे पास 20-30, मैं आप लोगों को ना रियल लाइफ एग्जांपल से इसलिए समझाती हूँ, मान लो अब हमारे पास 30 स्टूडियो है किसी भी कंपनी के पास, और मान लो हर स्टूडियो में भाई दिन में 10-10 क्लासेस चलती है, नए नए टीचर आ रहे हैं, उनको समझाना भी डिजिटल बोर्ड कैसे काम करेगा कैसे नहीं, तो ये चीजें क्या हो जाती है, कंपनी के लिए मुश्किल हो जाती है मैनेज करना। ठीक है, सी ऑप्शन, फर्म हैव बिकम लार्जर। अब जो ऑर्गेनाइजेशन अभी बड़ी बड़ी हो गई है, पहले हो सकता था एक ही कंपनी के अंदर 50-100 लोग काम करें, अब हजारों लाखों में काम करें, तो इतने सारे लोगों को मैनेज करना मुश्किल हो गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। तो मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि कम टाइम होता है कॉम्पिटिटिव एक्शन के लिए रिएक्ट करने में, इक्विपमेंट थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको सीखने में एम्प्लॉय को टाइम लगता है, उनको मैनेज करने में, और फर्म का जो साइज है वो लार्जर होता जा रहा है। ठीक है, ओके, एंड वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। दिस इज द 10th क्वेश्चन। चलिए, टेंथ क्वेश्चन, यहां पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा मैंने, उसमें यह पूछा कि अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, इफ यू आर द मैनेजर ऑफ अ फर्म, आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजर हो, वेदर आप मार्केटिंग मैनेजर हो, प्रोडक्शन, HR जो भी हो, ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजर हो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इन एक्टिविटी में से वो कौन सी एक्टिविटी है या वो कौन सा फंक्शन है
जो आपको सबसे पहले इनिशिएट करना होता है, और यू कैन से जो आपको सबसे पहले परफॉर्म करना होता है। ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन सी स्टाफिंग एंड ऑप्शन डी डायरेक्टिंग। ठीक है, चलिए मैं एक और लिख ही देती हूँ वैसे तो, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर एक कंसेप्ट समझा दूंगी मैं छोटा सा। ऑप्शन डी कंट्रोलिंग, वैसे तो 4 ही ऑप्शन आते हैं लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट को समझो। यहाँ पर ये पूछा गया कि एक आप लोगों ने देखा नहीं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? ये लिख दिए पांचों मैंने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और पांचों को सीरीज में लिखा, पहले प्लान करते हैं, फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर ह्यूमन रिसोर्स लेके आते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं, और फिर उन्होंने जो भी काम किया अगर काम नहीं हुआ अच्छे से तो कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है? मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग करना। तो मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन है, मैनेजर भी तो वही करेगा ना। ठीक है, तो अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो। भाई चीजें, इस काम को कौन करेगा, मतलब किसके द्वारा किया जाएगा, कैसा मेथड यूज किया जाएगा, कब शुरू किया जाएगा, कहां पर शुरू किया जाएगा। तो ये सारे डिसीजन हम किस में लेते हैं? प्लानिंग में। और उसके बाद ही आगे की चीजें चलती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पर करते हैं एंड। और फटाफट से मुझे चैट बॉक्स के अंदर आप लोग अपनी अपनी स्कोरिंग बता देना, देखते हैं किस स्टूडेंट ने सबसे अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।